हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ कंटेक्स्ट, यानी कि संदर्भ का अर्थ क्या है। तो टेक्स्ट की वीडियो के ऊपर मैंने वीडियो जो है वो पहले ही अपलोड की हुई है। अगर आप में से किसी ने देखी नहीं होगी तो आप चैनल में जाकर देख सकते हो। बाकी इसका जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप चेक कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो वीडियो है मैंने कुछ स्टूडेंट्स के बोलने पर बना रही हूँ मैं ये, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर करें वीडियो को। तो आइए हम अपना आज का टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं, संदर्भ का अर्थ। तो ये जो है मैंने पॉइंट्स में ही डिस्कस किए हुए हैं ताकि आपको जो है वो आसानी से इसका मीनिंग समझ आ जाए। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका विषय वस्तु, यानी कि कंटेक्स्ट में जो ज्ञान छिपा होता है उससे हमें टेक्स्ट ऑब्जेक्ट की समझ हो जाती है। यानी कि कंटेक्स्ट पढ़ने से हमें ज्ञान हो जाता है कि आगे जो टॉपिक होगा वो किस तरह का रहेगा और टेक्स्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाले हैं। इसके बारे में हमें ज्ञान हो जाता है सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के बारे में जानने से। अगर हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा तो हमें जो टेक्स्ट के ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा और आसानी से एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझा देती हूँ। कंटेक्स्ट क्या हुआ, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ हिंदी का, ठीक है। हिंदी तो आप सबने पढ़ी होगी। तो हिंदी में बताया जाता है प्रसंग, ठीक है। तो इंग्लिश में भी होते हैं, इंग्लिश में जो है वो होता है कंटेक्स्ट, ठीक है। तो हिंदी में कहा जाता है प्रसंग। तो यानी कि कोई कविता है, तो कविता जो है, कविता में अगर कविता के बारे में लिखना है तो सबसे पहले बुक्स में देखा होगा, अगर उस मतलब कविता या कहानी जो होती हैं उनके बारे में बताया जाता है तो सबसे पहले प्रसंग लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद सारांश आता है, उसके बाद जो है वो व्याख्या जो भी आती है। तो प्रसंग में हम क्या लिखते हैं स्टार्टिंग में कि ये जो कविता है, कहानी है, जो भी होता है, ठीक है। तो ये इस बुक से ली गई है, इस ऑथर के द्वारा लिखी गई है और इस कविता में जो है वो इस चीज़ के बारे में बताया गया होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कितनी लाइनों में होती हैं हमारी? सिर्फ 4-5 लाइनों में, है ना। तो 4-5 लाइनों में हम बता देते हैं कि इस कविता में क्या होगा और ये कविता किस बारे में है और किसके द्वारा जो वो लिखी गई है। तो ये जो हेल्पफुल होती है, टीचर के लिए भी सहायक सिद्ध होती है और स्टूडेंट्स के लिए भी होती है, क्योंकि हमें छोटे से उस 3-4 लाइनों में हमें ज्ञान हो जाता है कि आगे की कविता जो है वो किसके ऊपर रहेगी और किस चीज़ के बारे में बताया गया होगा और किसके द्वारा जो है वो लिखी गई होगी। हमें बहुत बड़ा पैराग्राफ जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है, थोड़ी से हमें 3-4 लाइनों से ही हमें ज्ञात हो जाता है कि आगे किस चीज़ के बारे में बताया गया होगा, ये सरल होगी या कठिन होगी, ठीक है। हर चीज़ के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता लग जाता है सिर्फ और सिर्फ वो प्रसंग पढ़ने से। तो वो क्या हो गया, आपका कंटेक्स्ट हो गया। आइए, आपको बात समझ आई, होप आपको समझ आया होगा। यानी कि वो 3-4 लाइनें क्या हुई, वो कॉन्टेक्स्ट हुआ कि हमें पता लग रहा है कि आगे जो है वो किस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए, इंग्लिश का देती हूँ, जैसे कि द कौ है, ठीक है। द कौ है, तो वो टाइटल क्या हो गया आपका, वो कॉन्टेक्स्ट हो गया। और उसके आगे जो कहानी हुई वो क्या हुई, टेक्स्ट होगी। वो द कौ है, ठीक है। हमें पता लग गया कि द कौ आगे क्या होगा, इसकी गाय के बारे में बताया गया होगा, कौ ऐसी है वैसी है, उसके बारे में आगे जो बताया गया होगा। तो वो हमें किससे पता लगा, उस लाइन से हमें पता लग गया। जो टाइटल है वो कॉन्टेक्स्ट है, उससे हमें ज्ञात हो गया कि आगे की कहानी क्या रहेगी, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे बात को। तो वैसे ही बुक्स में भी दिया जाता है टाइटल्स, टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट दिए जाते हैं स्टार्टिंग में, जब सिलेबस होता है जहाँ पे स्टार्टिंग में, तो वो कॉन्टेक्स्ट होता है हमारा। वहाँ से हमें पता लगता है कि आगे के टॉपिक्स क्या होंगे, बाकी आगे जो है वो इलेबोरेट किए जाते हैं, ठीक है। तो वो ही आगे आपका कंटेक्स्ट। आई होप आप समझे। बाकी हम इनके पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत से विद्वानों ने संदर्भ की परिभाषा दी है। एक व्यापक परिभाषा के अनुसार साहित्य छपी हुई पुस्तकें हैं। साहित्य क्या है, एक छपी हुई पुस्तकें हैं, यानी कि संदर्भ क्या है, छपी हुई पुस्तकें हैं जो समाज का आईना होती हैं। वे सांस्कृतिक दस्तावेज होती हैं जो कि समाज का भी आईना होती है,
साथ ही साथ सांस्कृतिक दस्तावेज भी होती हैं जो कि किसी देश या समाज की संस्कृति को समझने में हमारी सहायता करती है। ठीक है, तो कंटेक्स्ट भी जो होता है वो हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर के लिए भी। टीचर जो है वो बात को आसानी से समझ सकता है, ठीक है, क्या कंसेप्ट होगा वो आसानी से समझ जाएगा टीचर, और साथ ही साथ जो है वो स्टूडेंट भी समझ जाता है। कुछ भाषाविदों का मानना है कि किसी भी पुस्तक का स्वयं का कोई अर्थ तब तक नहीं होता जब तक कि पढ़ने वाला उसका अर्थ नहीं निकालता। तो वो तो समझ वाली बात है। अगर कोई पुस्तक है, ठीक है, अगर हमें समझ ही नहीं आ रही है तो उस पुस्तक का अस्तित्व भी क्या रह जाएगा। तो पुस्तक का मीनिंग जब एक टीचर निकाल लेता है, उसको अच्छी तरह से टीचर जो है वो बच्चों के लिए एलैबोरेट कर लेता है, समझा ले पाता है, तो वो तभी उस पुस्तक का जो है असली मकसद जो है वो उद्देश्य जो है वो कंप्लीट होता है। इसलिए जो है जो आपका कंटेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट के ऑब्जेक्टिव्स को बताता है। ठीक है, जैसे कि मैंने इस पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस किया कि कंटेक्स्ट में जो ज्ञान छिपा होता है वो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट की समझ होती है। उससे हमें समझ हो जाती है कि जो हमारा पाठ्य वस्तु होगी उसके क्या उद्देश्य रहेगा। ठीक है, क्या उद्देश्य होगा, क्या मोटिव होगा, उसके बारे में हमें पता लग जाता है। तो उसके बाद के पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैंने पॉइंट्स में इसलिए डिस्कस किया है ताकि आप बात को जो है वो आसानी से समझ जाओ। इन जो टॉपिक है इसके जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स के थ्रू जो है वो हम बात को आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है, तो बाकी अगर आपको कोई समस्या रहेगी इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कॉन्टेक्स्ट के अध्ययन से कंसेप्चुअल ज्ञान मिलता है हमें। ठीक है, अगर कॉन्टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे तो इससे जो है वो कंसेप्चुअल ज्ञान मिलेगा। साथ ही साथ घटना की जानकारी भी मिल जाती है कि घटना किस तरह की रही, कहाँ रही, कैसे रही। ठीक है, विषय वस्तु का पठन जो है वो महत्वपूर्ण होता है इससे, क्योंकि जो टेक्स्ट की जानकारी हमें मिलती है, टेक्स्ट को अगर हम कंटेक्स्ट का आधार बनाकर पढ़ेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ज्ञान को प्रदान करते, यानी कि इससे क्या होगा, हमारी समझ बढ़ेगी। ठीक है, हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो भी क्लियर होंगे। ठीक है, इसमें बात की होगी टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट का आधार बनाकर पठन करना अधिक बोध तथा ज्ञान को प्रदान करता है। ठीक है, हमारा ज्ञान को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमें अधिक नॉलेज भी प्रदान करता है जो ज़्यादा समय तक याद रहता है, और साथ ही साथ जो है हमें अधिक समय तक भी याद रहेगा। अगर हम कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो अगर उस बात को हम समझ गए होंगे तो वो हमें काफ़ी समय तक जो है वो याद रहेगा। अगर हम उसका मेन मकसद ही नहीं समझ पाए होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव होगा उसको हम समझ नहीं पाए होंगे, तो हम काफ़ी समय तक उसको याद नहीं रख पाएंगे, यानी कि एक रट्टे वाली बात हो जाती है। ठीक है, अगर हमें समझ नहीं आती है कोई चीज़ तो उसका हम रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन जो रट्टा लगाया होता है वो कब तक याद रहता है। ठीक है, वो बस एक जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं जो रट्टे वाली चीज़ होती है वो एकदम भूल जाती है, लेकिन जो टॉपिक हमने समझ से पढ़े होते हैं वो काफ़ी समय तक हमें याद रहते हैं। छात्रों को टेक्स्ट के क्षेत्र की समझ होनी चाहिए, तो छात्रों को जो है वो टेक्स्ट के क्षेत्र की भी समझ होनी चाहिए कंटेक्स्ट के साथ साथ। ठीक है, इससे नेक्स्ट पॉइंट आता है, संदर्भ किसी पुस्तक या ग्रंथ में उल्लेखित वे बातें हैं जिनका उपयोग जानकारी बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो किसी पुस्तक या ग्रंथ में लिखी हुई ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा हम अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। ठीक है, अपनी जानकारी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट हमारी सहायता करते हैं हमारे नॉलेज का विकास करने में, हमारी जानकारी को विकसित करने में हमें सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्टेक्स्ट। आई होप आपको समझ आया होंगे पॉइंट्स, बाकी आप स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी कि संदर्भ के भाग। तो सबसे पहले आ जाता है सामाजिक संदर्भ, यानी कि सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, जो संदर्भ दिए जाता है वो सामाजिक बातों को ध्यान में रखकर ही उसका संदर्भ दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो सामाजिक बातें रहती हैं, जो सोशली चीज़ें रहती हैं, उनको ध्यान में रखकर ही संदर्भ को दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका व्यक्तिगत संदर्भ, यानी कि जो व्यक्ति जो है वो अपने तरफ से जो संदर्भ देता है वो आ गया आपका इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आया पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, यानी कि राजनीतिक संदर्भ, जो कि राजनीतिक मुद्दों के आधार पर ही होते हैं।
ठीक है। उसके बाद फोर्थ आया आपका हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक संदर्भ। एंड लास्ट इज कल्चरल कंटेक्स्ट यानी कि सांस्कृतिक संदर्भ, जो कि कल्चर को आधार में रखते हुए ही दिए जाते हैं। तो ये थे आपके पार्ट्स ऑफ कंटेक्स्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। फर्स्ट आया आपका व्यक्तिगत संदर्भ, राजनीतिक संदर्भ, ऐतिहासिक संदर्भ एंड लास्ट आया आपका सांस्कृतिक संदर्भ। तो ये थे आपकी वीडियो कंटेक्स्ट के ऊपर में। छोटा सा टॉपिक है आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का। आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बाकी तो टेक्स्ट का जो है मैंने टॉपिक पहले क्लियर किया हुआ है, ये था कॉन्टेक्स्ट का। तो इसी के साथ जो है वो आपकी यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड डिसलाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।